एक बार पुनः सभी विद्यार्थियों का अभिनंदन, स्वागत। और प्यारे विद्यार्थियों, हम आज पढ़ेंगे खंड ब और उसमें हम इकाई 1 पढ़ रहे थे और खंड ब इकाई 1 में आज हम अध्याय 2 पढ़ेंगे। और अध्याय 2 जिसका नाम है मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एवं मूल कर्तव्य, यानी जो अध्याय 2 है यूनिट 1 में, उसमें एक तो हम पढ़ेंगे मूल अधिकार। क्या पढ़ेंगे? मूल अधिकार। दूसरा हम पढ़ेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व और तीसरा हम पढ़ेंगे मूल कर्तव्य। और इन तीनों जो बिंदु हैं, इनमें से हमारे एग्जाम में हर साल एक प्रश्न आता है। या तो मूल अधिकार में से पूछता है हमसे, या फिर हमसे पूछता है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में से, या फिर हमसे पूछता है मूल कर्तव्य में से। यानी इन 3 बिंदुओं में से जो है हमारी परीक्षाओं में हर साल कोई ना कोई प्रश्न अवश्य रूप से आता है। तो आप सभी जो है अपनी कॉपी और पेन निकाल लीजिए और कॉपी में आप नोट कर लीजिए खंड ब यूनिट 1, इसमें अध्याय 2, और अध्याय 2 में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2.1 और इस चैप्टर का नाम लिख लीजिए। और सबसे पहले हम पढ़ेंगे मूल अधिकार के बारे में। अब ये मूल अधिकार होता क्या है? तो देखो, आपने सुना होगा कि भाई संविधान के अंदर जो है नागरिकों को 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं। ऐसा आपने अक्सर छोटी कक्षाओं में या जो है कक्षा 11 में या किसी व्यक्ति के माध्यम से आपने ये सुना होगा कि हम भारतीयों को जो है संविधान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। लेकिन प्रश्न ये हमारा ये है कि मौलिक अधिकार होते क्या हैं? तो आप बताइए, मौलिक अधिकार किसे कहते हैं? चलो मैं बता देता हूँ। मौलिक अधिकार, यदि हम सामान्य अर्थ में इसकी बात करें तो ऐसे अधिकार जो हमें संविधान के द्वारा प्राप्त होते हैं उन्हें मौलिक अधिकार कहते हैं। यानी वे अधिकार जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में अनिवार्य होने के कारण, यानी वे अधिकार जो व्यक्ति के लिए अनिवार्य होने के कारण या सर्वांगीण विकास के लिए अनिवार्य होने के कारण संविधान के द्वारा नागरिकों को दिए जाते हैं, उन्हें मौलिक अधिकार कहते हैं। आपने इसमें एक बात नोट की होगी कि संविधान के द्वारा दिए जाते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि वे अधिकार जो हमें संविधान से प्राप्त होते हैं उन्हें हम मौलिक अधिकार कहते हैं। लेकिन फिर भी जो है हम कुछ परिभाषाओं के माध्यम से मौलिक अधिकार के आशय को समझने का प्रयास करते हैं। यदि आपके परीक्षा में ये प्रश्न आ जाए कि मौलिक अधिकार से क्या आशय है या मौलिक अधिकार किसे कहते हैं, तो आप लिखना मौलिक अधिकार से आशय, और इसमें लिखना एक परिभाषा है न्यायाधीश सुब्बा राव। आपकी जो बुक है कक्षा 12 की पॉलिटिकल की किताब जो है उसमें एक विद्वान की परिभाषा दे रखी है और वो विद्वान है न्यायाधीश सुब्बा राव। और उन्होंने क्या परिभाषा दी? मौलिक अधिकार परंपरागत प्राकृतिक अधिकारों का दूसरा नाम है। यानी इन्होंने क्या कहा कि जो प्राकृतिक अधिकार हैं वही क्या है? मौलिक अधिकार हैं। यानी उन्हीं को हम क्या कहते हैं? मौलिक अधिकार कहते हैं। तो इस परिभाषा को आप याद रखना कि मौलिक अधिकार क्या है? परंपरागत प्राकृतिक अधिकारों का दूसरा नाम ही क्या है? मौलिक अधिकार हैं। इसके बाद में यदि हम एक सामान्य परिभाषा देना चाहें, अपनी परीक्षा में याद करना चाहें, तो वो क्या है? वे अधिकार जो व्यक्ति
के सर्वांगीण विकास के लिए वे अधिकार जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए अनिवार्य होने के कारण संविधान के द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं। एक बार आप इस परिभाषा को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करो कि वे अधिकार जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास, अब सर्वांगीण विकास का मतलब शारीरिक, मानसिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, नैतिक हर प्रकार का विकास के लिए अनिवार्य होने के कारण संविधान के द्वारा, यानी किसके द्वारा, संविधान के द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं, यानी आपको और हमको दिए गए हैं। यानी हमारे सर्वांगीण विकास के लिए जो अधिकार हमें संविधान से प्राप्त हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, मौलिक अधिकार कहते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि मौलिक अधिकार क्या है या मौलिक अधिकार किसे कहते हैं। तो अब यदि परीक्षा में प्रश्न आ जाए तो आप इसको गलत मत करना। इसके बाद में आगे हम देखेंगे कि ये जो मौलिक अधिकार हैं इनको मूल अधिकार भी कहा जाता है। कई बार बच्चों के कंफ्यूज होता है कि मूल अधिकार और मौलिक अधिकार क्या ये अलग अलग हैं या फिर ये एक हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, मूल अधिकार को ही मौलिक अधिकार कहा जाता है, यानी जो मूल अधिकार है उन मूल अधिकारों को ही जो है क्या कहते हैं, मौलिक अधिकार कहा जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि मूल अधिकार और मौलिक अधिकार ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। तो अब अगला जो बिंदु है हमारे लिए वो क्या है कि ये जो मूल अधिकार हैं या ये जो मौलिक अधिकार हैं इनकी आवश्यकता और इनका महत्व, यानी ये मूल अधिकार हमारे लिए क्यों आवश्यक है या फिर ये जो मौलिक अधिकार हैं ये हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है, यानी इन मूल अधिकारों का हमारे लिए क्या महत्वपूर्णता है या इनकी हमें क्या आवश्यकता है। तो यदि आपके एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि मौलिक अधिकार नागरिकों के लिए आवश्यक और महत्वपूर्ण है, स्पष्ट कीजिए, तो हमें क्या पूछ रहा है वो, आवश्यकता और महत्व, यानी मौलिक अधिकारों की आवश्यकता और महत्व हमसे पूछा जा रहा है। तो आप अपनी कॉपी में नोट कीजिए मूल अधिकारों की आवश्यकता एवं महत्व। और प्रश्न कैसे आएगा, प्रश्न तुम्हारे एग्जाम में कैसे बन के आएगा कि मूल अधिकार नागरिकों के लिए आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है, स्पष्ट कीजिए। तो हमसे क्या पूछ रहा है, आवश्यकता एवं महत्व पूछ रहा है। तो देखिए मूल अधिकार हमारे लिए क्यों आवश्यक है, क्यों महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करना, कहने का अर्थ यह है कि ये जो मौलिक अधिकार है यानी ये जो मूल कर्तव्य है ये प्रत्येक नागरिक की शारीरिक, मानसिक और नैतिक सुरक्षा प्रदान करते हैं। यानी ये जो मूल अधिकार हैं ये प्रत्येक नागरिक को शारीरिक, मानसिक और नैतिक सुरक्षा प्रदान करते हैं। यानी ये क्या करते हैं कि जो व्यक्ति है, जो नागरिक हैं, उनकी शारीरिक, मानसिक और नैतिक सुरक्षा करते हैं, यानी प्रदान करते हैं। और ये लोकतंत्र की आधारशिला है, इसलिए ये हमारे लिए आवश्यक है और महत्वपूर्ण है। अब आप समझ गए होंगे कि ये हमारे लिए क्यों आवश्यक है और क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो है प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करते हैं। यानी मौलिक अधिकार प्रत्येक नागरिक को शारीरिक, मानसिक व नैतिक सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो जैसे आप हो तो अब आपकी शारीरिक, मानसिक या नैतिक सुरक्षा कौन कर रहा है, मौलिक अधिकार। यानी यदि राज्य या कोई भी व्यक्ति हमारे
हमारे को शारीरिक या मानसिक या नैतिक नुकसान पहुंचाए तो हम कहाँ जा सकते हैं? न्यायालय में। क्यों? क्योंकि हमारे को यह मौलिक अधिकार प्राप्त है कि कोई भी सरकार, कोई भी राज्य, कोई भी व्यक्ति हमारे को शारीरिक, मानसिक या नैतिक नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये जो मौलिक अधिकार है ये प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो ये इसका पहली आवश्यकता, इसकी जो पहला महत्व है। अब मौलिक अधिकारों का दूसरा महत्व क्या है? शासन की स्वेच्छाचारिता पर रोक। इसमें क्या लिखेंगे कि मूल अधिकार शासन की स्वेच्छाचारिता पर रोक लगाते हैं। यानी हमारे जो शासन को चलाने वाले व्यक्ति हैं, हमारे सांसद या फिर जो हमारे मंत्री हैं, प्रधानमंत्री या जो राष्ट्रपति या हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो उनकी स्वेच्छाचारिता के ऊपर क्या लगाते हैं? रोक लगाते हैं। ये शासन के अधिकारों की शक्ति एवं बहुमत दल की तानाशाही से नागरिकों को सुरक्षा देते हैं। ये क्या करते हैं कि नागरिकों को जो है तानाशाही से क्या देते हैं? सुरक्षा देते हैं। राज्य एवं कोई विधि, इसमें क्या लिखना है तुम्हें आगे कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बना सकता। राज्य यानी हमारी जो संसद है, हमारी जो विधानसभाएं हैं, वो ऐसी कोई विधि नहीं बना सकती या नहीं बना सकता राज्य जो इन अधिकारों को छीनती या न्यून करती हो। कहने का अर्थ यह है कि जो हमारी सरकार है यानी हमारी जो संसद है, वो ऐसा कोई काम नहीं कर सकती जो हमारे मौलिक अधिकारों के विरुद्ध हो या जो हमारे मौलिक अधिकारों को छीनते हों या उनको न्यून करते हो। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये जो मौलिक अधिकार है ये शासन की स्वेच्छाचारिता के ऊपर क्या लगाते हैं? रोक लगाते हैं। तो ये दो आवश्यकताएं हमने पढ़ी। तीसरी आवश्यकता क्या है? तीसरा महत्व क्या है? न्यायिक सुरक्षा। यानी ये जो मौलिक अधिकार है ये हमारे को न्यायिक सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसमें आप कैसे लिखेंगे कि मौलिक अधिकारों का हनन होने की स्थिति में व्यक्ति न्यायालय की शरण में जा सकता है। मौलिक अधिकारों का हनन होने की स्थिति में जो व्यक्ति है न्यायालय की शरण में जा सकता है। यानी हम न्यायालय जा सकते हैं, तो इसलिए आप ये कह सकते हैं कि ये जो मौलिक अधिकार है ये हमें क्या प्रदान करते हैं? न्यायिक सुरक्षा। यानी कोई सरकार या कोई व्यक्ति हमारे जो मौलिक अधिकार हैं 6 जो हमें संविधान के द्वारा मिले हुए हैं, ये कोई इनका हनन करता है, इनको नुकसान पहुंचाता है, तो हम कहाँ जा सकते हैं? वेरी गुड, हम न्यायालय जा सकते हैं। इसलिए ये आवश्यक है कि ये हमें न्यायिक सुरक्षा प्रदान करते हैं। नागरिकों को संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्राप्त है। आगे नंबर 4 इसकी आवश्यकता, इसका जो महत्व है वो क्या है? लोकतंत्र के आधार स्तंभ। यानी कुछ विद्वान जो हैं वो क्या मानते हैं? मौलिक अधिकारों को लोकतंत्र का आधार स्तंभ मानते हैं। यानी कुछ पॉलिटिकल के जो विद्वान हैं, ये जो राजनीतिज्ञ हैं, वो ये मानते हैं कि भाई ये जो मौलिक अधिकार हैं ये लोकतंत्र के आधार स्तंभ हैं। यदि नागरिकों को मौलिक अधिकार नहीं दिए जाएं, यानी मौलिक अधिकारों के बिना लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जा सकती। तो अब आप समझ गए होंगे कि लोकतंत्र के ये क्या है? आधार स्तंभ। ये इसकी चौथी आवश्यकता है। और इसमें आप क्या लिखेंगे कि मौलिक अधिकार लोकतंत्र के लिए आधार स्तंभ की भूमिका का निर्वहन करते हैं। इनके अभाव में लोकतंत्रात्मक शासन की कल्पना नहीं की जा सकती। इस प्रकार से ये 4 आवश्यकताएं। अगली आवश्यकता क्या है? समानता के कारक। आपको पता है कि हमारे भारत में 140 करोड़ से अधिक लोग निवास करते हैं और जो भी व्यक्ति हमारे भारत में जन्म लेता है उस व्यक्ति को मौलिक अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। यानी ये जो मौलिक अधिकार हैं
ये हमारे भारत के प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से प्राप्त हैं। तो इसलिए ये प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से प्राप्त हैं, इसलिए ये हमारे जो समाज है इसमें एक समानता की भावना का विकास करते हैं। यानी ये जो मौलिक अधिकार है ये एक प्रकार से समानता की भावना को बढ़ाते हैं। कैसे देखो, समानता के कारक कैसे हैं कि मौलिक अधिकार राज्य में समानता की भावना का विकास करते हैं, क्योंकि ये अधिकार सभी नागरिकों को समान रूप से प्राप्त है। यानी ये सभी को प्राप्त है, इसलिए एक प्रकार से समानता की भावना का हमारे समाज में क्या होता है, विकास होता है कि हम सब क्या हैं, समान हैं। तो इस प्रकार से यदि आपके एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि मूल अधिकारों की आवश्यकता और महत्व को समझाइए, तो मूल अधिकारों की आवश्यकता और महत्व के हमारे पास 5 बिंदु हैं। नंबर 1, प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करते हैं। नंबर 2, शासन की स्वेच्छाचारिता के ऊपर रोक लगाते हैं। नंबर 3, न्यायिक सुरक्षा प्रदान करते हैं। नंबर 4, लोकतंत्र के आधार स्तंभ हैं ये। और नंबर 5, समानता के कारक हैं, यानी समानता की भावना का विकास करते हैं। तो इस प्रकार से हमने क्या सीखा अभी तक, हमने अब तक की जो क्लास है इसमें हमने क्या सीखा। एक तो हमने सीखा मौलिक अधिकार किसे कहते हैं, यानी वे अधिकार जो हमें संविधान से प्राप्त होते हैं, यानी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए अनिवार्य होने के कारण संविधान के द्वारा प्राप्त अधिकारों को मौलिक अधिकार कहा जाता है। और दूसरा हमने क्या पढ़ा, मौलिक अधिकारों की आवश्यकता और महत्व, जिसमें हमने पहली आवश्यकता क्या देखी, प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करते हैं, शासन की स्वेच्छाचारिता के ऊपर रोक लगाते हैं। तीसरा, न्यायिक सुरक्षा प्रदान करते हैं। चौथा, ये जो है समानता के कारक हैं। और पांचवा हमने देखा था ये लोकतंत्र के आधार स्तंभ है। तो ये 5 क्या है, इसकी आवश्यकता और महत्व के बिंदु। तो अब यदि एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि मौलिक अधिकारों की आवश्यकता और महत्व को स्पष्ट कीजिए, तो ये 5 बिंदु लेकर के और आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। अब अगला जो बिंदु है वो हम पढ़ेंगे भारत के संविधान में मूल अधिकार। अगला बिंदु हम क्या पढ़ेंगे, भारत के संविधान, भारत के संविधान में मूल अधिकार यानी मौलिक अधिकार। अब हमने मूल अधिकारों का अर्थ और उनकी आवश्यकता महत्व तो हमने देख लिया। अब हम क्या देखेंगे कि भारत का जो संविधान है इसमें मूल अधिकारों का उल्लेख कौन से भाग में है, कौन से अनुच्छेद में है और कौन कौन से मौलिक अधिकार हमारे को दिए गए हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों ध्यान देना, इसमें आप जो है क्या कि संविधान के भाग 3 में, संविधान के भाग 3 में नागरिकों को, संविधान के भाग 3 में नागरिकों को अनुच्छेद 12 से 35 तक 12 से 35 तक 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। अब यदि हमसे कोई पूछे कि जो मूल अधिकार हैं इनका उल्लेख संविधान में कहाँ पे किया गया है, तो भाग 3 में। कहाँ पे किया गया है, भाग 3 में। और कौन से अनुच्छेद में किया गया है, अनुच्छेद 12 से लेकर के और 35 तक जो है। और कितने मौलिक अधिकारों को किया गया है,
6 मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। 6 मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। तो यहाँ हमारे 3 प्रश्न क्लियर होते हैं छोटे, जो 1 नंबर में हमसे पूछता है एग्जामिनर कि मौलिक अधिकारों का उल्लेख कौन से भाग में है, तो भाग 3 में। याद रखना सभी विद्यार्थी, जो भी ये वीडियो देख रहा है वो सभी विद्यार्थी याद रखना कि जो मूल अधिकार हैं, जो मौलिक अधिकार हैं, उनका उल्लेख कौन से भाग में है, तो वेरी गुड, भाग 3 में। और कौन से अनुच्छेद में है, 12 से लेकर के और 35 तक, 12 से लेकर के और 35 तक। और कितने मौलिक अधिकार हैं, 6 मौलिक अधिकार हमारे को दिए गए हैं। और यदि हमसे कोई पूछे कि मौलिक अधिकारों का उल्लेख कितने अनुच्छेद में किया गया है, कितने अनुच्छेद में किया गया है, तो 23 अनुच्छेद में किया गया है। यानी 12 से लेकर के और 30 तक, और 32 से लेकर के और 35 तक। यानी जो 31 नंबर का अनुच्छेद है उसको समाप्त करके और क्या बना दिया गया, उसको क्या बना दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने ऐसा क्यों बोला कि भाई कितने अनुच्छेदों में मौलिक अधिकार हैं, तो 23 अनुच्छेदों में मौलिक अधिकार दिए गए हैं। एक तो 12 से लेकर के और 30 तक के अनुच्छेदों में, और 32, 33, 34 और 35, 32, 33, 34 और 35, यानी 4 तो ये, 32, 33, 34 और 35, 4 तो ये, और 19 ये, 12 से लेकर के और 30 तक जो अनुच्छेद हैं वो 19 होते हैं, और 4 ये, टोटल कितने हो गए, 23। यानी 23 अनुच्छेदों में क्या है, मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। और कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है, 6। चलो ठीक है। अब यदि हम बात करें, यदि हमारी परीक्षा में प्रश्न आ जाए कि मूल संविधान में नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, तो अब इसका उत्तर क्या होगा, 7। क्या उत्तर होगा, 7। यानी जो मूल संविधान है हमारा, उसमें हमारे को 7 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। और यदि हम बात करें कि वर्तमान संविधान में नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, तो वर्तमान संविधान में नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। तो ये एक मौलिक अधिकार कौन सा है जो हमारा समाप्त कर दिया गया है, तो अनुच्छेद 31 में, याद रखना कि अनुच्छेद 31 के अंदर हमारे को संपत्ति का अधिकार प्राप्त था। हमारे को जो है संपत्ति का अधिकार प्राप्त था, जिसे 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, याद रखना, जिसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। यानी इसको समाप्त कर दिया गया और इसको क्या बना दिया गया, इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त करके उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया अनुच्छेद 300 के तहत। तो अब आप समझ गए होंगे कि हमारा एक मौलिक अधिकार कम होकर के कितने रह गए, 6। अब अगला जो बिंदु है, हमारा अगला जो पॉइंट है वो ये आता है कि ये 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं। ये 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं, तो देखिए सबसे पहले हम बात करें अब वो 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं। तो नंबर 6 मौलिक अधिकार, 6
मौलिक अधिकार। अब ये 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? देखो, नंबर 1 समानता का अधिकार। कौन सा है? समानता का अधिकार। सभी विद्यार्थी जो हैं अपनी कॉपी में भी नोट करते जाना 6 मौलिक अधिकार। और पहला लिखो समानता का अधिकार, दूसरा लिखो स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। और नंबर 4 जो है वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। नंबर 5 है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। और नंबर 6 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इस प्रकार से ये 6 हमारे पास क्या है? मौलिक अधिकार। अब ये जो 6 मौलिक अधिकार हैं इनका उल्लेख कौन कौन से अनुच्छेद में है? तो इसका उल्लेख है समानता का जो मौलिक अधिकार है इसका उल्लेख है अनुच्छेद 14 से लेकर के और 18 तक। यानी अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक जो है नागरिकों को समानता का अधिकार दिया गया है। और अनुच्छेद 19 से लेकर के और अनुच्छेद 22 तक नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। और इसमें भी क्या है कि जो अनुच्छेद 19 है इस 19 में नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है। जब हम इसका विस्तार से वर्णन करेंगे स्वतंत्रता के अधिकार का तब हम ये देखेंगे कि अनुच्छेद 19 में नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है। यानी कहने का अर्थ यह है कि जो मौलिक अधिकार हैं इनमें सबसे बड़ा जो अनुच्छेद है वो कौन सा है? अनुच्छेद 19। और अनुच्छेद 19 के अंदर जो है 450 शब्दों का प्रयोग किया गया है। इसके बाद में तीसरा जो मौलिक अधिकार है वो कौन सा है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। और ये कौन से अनुच्छेद में है? 23 से लेकर के 24 तक। अनुच्छेद 23 से लेकर के और 24 तक। इसके बाद में अगला कौन सा अधिकार है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और इसका उल्लेख है 25 से लेकर के 28 तक। 25 से लेकर के 28 तक। और इसके बाद में है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। और ये कौन से अनुच्छेद में है? 29 से लेकर के और 30 तक। इसके बाद में अगला है 31। और 31 नंबर का जो मौलिक अधिकार है वो हमने समाप्त कर ही दिया। ये कौन सा है? अगला संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और ये कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 32। तो इस प्रकार से अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार है। 19 से लेकर के 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है। 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। 29 से लेकर 30 तक संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार है। और अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का हमारे पास अधिकार है। और अभी हमने देखा था कि अनुच्छेद जो 31 था संपत्ति का अधिकार वो हमने क्या कर दिया? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त करके उसको क्या बना दिया गया? कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब जो है अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास ये जो 6 मौलिक अधिकार हैं उनका हम एक एक करके विस्तार से अध्ययन
करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे समानता का अधिकार। कहने का अर्थ यह है कि समानता का जो अधिकार है इसमें हमें कौन कौन सी समानताएं दी गई है, यानी हमारे को जो है किस किस समानता का अधिकार मिला हुआ है। तो नेक्स्ट हमारी जो क्लास होगी कल, उसमें हम इन 6 मौलिक अधिकारों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। आज की जो क्लास है इसमें हम इतना ही पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी, और यदि आपको समझ में नहीं आई तो आप इस क्लास को दोबारा से जो है बैक करके और इसको दोबारा से सुने और इसको समझने का और सीखने का प्रयास करें। इसी के साथ में जो है